9 क्लासेस में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं विनोद शर्मा और इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे वॉइस। तो वॉइस में दो तरह के वॉइस होता है, एक्टिव और पैसिव वॉइस। और ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जामिनेशन के पेपर में हमें बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको एक्टिव और पैसिव वॉइस के बेसिक कंसेप्ट के बारे में बताऊँगा और इसके बाद आप एक्टिव और पैसिव वॉइस के क्वेश्चन को मात्र 5 to 10 सेकेंड्स में सॉल्व कर पाएंगे। तो हम बहुत ज़्यादा रूल्स के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, सिंपल कंसेप्ट के बारे में जानेंगे, एक्चुअल चीज़ जानने की कोशिश करेंगे कि वॉइस हम किसे कहते हैं और वॉइस से क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, एक्टिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस क्या होता है। तो मैं आपको एक बहुत ही शानदार ट्रिक बताऊंगा और इस ट्रिक से आप एक्टिव और पैसिव वॉइस के क्वेश्चन को देखते ही सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो वॉइस क्या होता है। देखो जिस तरीके से टेंस जो हमारा था, टेंस किस पार्ट्स ऑफ स्पीच में आता है। टेंस हमारा वर्ब के पार्ट्स ऑफ स्पीच में आता है, ठीक है। क्योंकि टेंस में हमारा मुख्य रूप से ध्यान कहाँ पर था, टेंस में हमारा मुख्य रूप से ध्यान था वर्ब पे, ठीक है। क्योंकि जब टेंस बदलता था तो वर्ब ही चेंज करता था, वर्ब के फॉर्म ही चेंज करता था। और इसके बाद जो वर्ब के पार्ट्स ऑफ स्पीच में ही आने वाला जो हमारा सेकंड चैप्टर है, ये है वॉइस। क्या है? ये है वॉइस। तो वॉइस भी हमारा क्या होता है, ये वर्ब के पार्ट्स ऑफ स्पीच में आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। वॉइस को हम हिंदी में कहते हैं वाच्य। वॉइस को हम हिंदी में क्या कहते हैं? वाच्य कहते हैं। और ये जो चैप्टर है वर्ब के साथ साथ ये ट्रांसफॉर्मेशन के चैप्टर में भी आता है। ये वर्ब के साथ साथ ट्रांसफॉर्मेशन के चैप्टर में भी आता है। देखो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ? ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब हुआ रूपांतरण, मतलब ट्रांसफॉर्म करना। देखो ट्रांसफॉर्मेशन के चैप्टर में ही आप रिमूव टू पढ़ते हो, ट्रांसफॉर्मेशन में आप एक्टिव और पैसिव वॉइस पढ़ते हो, ट्रांसफॉर्मेशन में ही आप अफर्मेटिव से नेगेटिव में, नेगेटिव से इंटरोगेटिव में, इस तरह से आप सेंटेंसेस को कन्वर्ट करना सीखते हो। और ट्रांसफॉर्मेशन में ही आपको क्या मिलता है? नरेशन मिलता है, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। तो देखो ट्रांसफॉर्मेशन में जब कभी भी हमें ट्रांसफॉर्मेशन से क्वेश्चन मिलता है तो हम वास्तव में करते क्या हैं? हम वास्तव में एक सेंटेंस को दूसरे फॉर्म में चेंज करते हैं, यानी उसके फॉर्म को ट्रांसफॉर्म करते हैं, उसको बदलते हैं। तो जब कभी भी हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं किसी सेंटेंस का, किसी सेंटेंस के रूप को बदलते हैं, तो केवल हमारे सेंटेंस का रूप बदलता है, उसका मीनिंग नहीं बदलता है। उसका मीनिंग एज इट इज़ रहता है, उसका मीनिंग कभी चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पर भी जो हमारा ये चैप्टर है वॉइस का, ये भी चैप्टर जो है यहाँ पर भी क्या होगा, एक सेंटेंस को हम दूसरे फॉर्म में चेंज करेंगे, यानी एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे। यानी कि ये भी जो हमारा ये ट्रांसफॉर्मेशन के चैप्टर में आता है। बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो देखो यहाँ पर आपको ध्यान से समझना है। सबसे पहले तो हम वॉइस को हिंदी में कहते हैं वाच्य। और वाच्य हमारा यानी कि वॉइस दो टाइप के होता है, एक तो होता है एक्टिव वॉइस, ठीक है, और एक होता है पैसिव वॉइस। एक एक्टिव वॉइस और एक पैसिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस को हम हिंदी में कहते हैं कर्तृवाच्य। क्या कहते हैं? जरा बोलना, कर्तृवाच्य। और पैसिव वॉइस को हम हिंदी में कहते हैं कर्मवाच्य। क्या कहते हैं? कर्मवाच्य। तो यहाँ पर अब हम एक्टिव और पैसिव वॉइस को सेंटेंस से समझेंगे, ठीक है। तो जो सेंटेंस हम समझेंगे तो हमारा एक्टिव वॉइस में जो सेंटेंस है, ये देखो सेंटेंस क्या, ध्यान से देखना। ये सेंटेंस है ग्राहम बेल इन्वेंटेड द फोन, ठीक है। तो यहाँ पर ग्राहम बेल क्या है? सब्जेक्ट है। इन्वेंट क्या है? वर्ब है। और द फोन क्या है? हमारा ये ऑब्जेक्ट है। द फोन क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। वहीं अगर हम देखते हैं सेकंड सेंटेंस, देखो सेकंड जो सेंटेंस हमारा है, इसी सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म किया गया है। इस सेंटेंस को अगर हम पैसिव में ट्रांसफॉर्म करेंगे तो पैसिव में हमारा एग्जांपल क्या हो जाएगा? द फोन वाज इन्वेंटेड बाय ग्राहम बेल, ठीक है। तो ग्राहम बेल यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले हम सब्जेक्ट के कंसेप्ट को जानते हैं। देखो सेंटेंस में हमें बेसिकली तीन चीज़ मिलता है। सेंटेंस में तीन चीज़ क्या मिलता है? एक तो हमें सब्जेक्ट मिलता है, एक हमें वर्ब मिलता है और एक हमें ऑब्जेक्ट मिलता है। तो सेंटेंस में देखो क्या होता है, कभी कभी आपसे पूछा जाता होगा कि हम सब्जेक्ट किसे कहते हैं, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट किसे कहा जाता है। तो बहुत ही एक पुरानी बात है जो आपको सिखाया गया है, जो आपको अभी तक याद है। हम सिंपल किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट उसे कहते हैं जिससे किसी एक्शन के बारे में पता, जो कोई एक्शन को परफॉर्म करता है, यानी सेंटेंस में जो क्रिया को करता है, यानी जो वर्ब को परफॉर्म करता है, उसी को हम सब्जेक्ट कहते हैं। यानी वर्ब को करने वाला क्या कहलाता है? वर्ब को करने वाला सब्जेक्ट कहलाता है। लेकिन ये जो डेफिनेशन ये ऑलवेज राइट नहीं होता, ये कभी कभी गलत हो जाता है। अगर आप ये चीज़ रट के चलते हो कि जो वर्ब को परफॉर्म करेगा वही हमारा सब्जेक्ट होगा, तो हाँ ये कुछ हद तक तो सही है, लेकिन कभी कभी ये गलत हो जाता है। तो फिर सब्जेक्ट का भाई सबसे बेस्ट और सबसे सटीक डेफिनेशन क्या होता है जो कभी चेंज ना हो, हर जगह चले? तो देखो मैं आपको बताता हूँ, और इस चैप्टर में मुझे बताना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस चैप्टर
मुख्य रूप से इसी पॉइंट पे टिका हुआ है, इसी पॉइंट पे फोकस्ड है कि सब्जेक्ट हम किसे कहते हैं। अगर सब्जेक्ट को पहचानना जानोगे तो आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझ पाओगे। तो देखो किसी भी सेंटेंस में अगर हम ध्यान से अगर इस चीज़ को समझने की कोशिश करें, आप भी थोड़ा दिल लगाकर समझना, आपको यहाँ पर समझ में आएगा। देखो किसी भी सेंटेंस में जो वर्ब होता है ना, वर्ब से हमें क्या पता चलता है, वर्ब से हमें एक्शन के बारे में पता चलता है। एक्शन का मतलब क्या हुआ जी, एक्शन का मतलब कोई काम। वैसे वर्ब से स्टेट के बारे में भी पता चलता है, लेकिन एक्टिव और पैसिव वॉइस में वर्ब के स्टेट से कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पर वर्ब के एक्शन से लेना देना है। तो देखो एक्शन का मतलब क्या हुआ, एक्शन का मतलब हुआ कोई काम। तो एक होता है एक्शन को करने वाला, और जो एक्शन को करने वाला होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम डूअर कहते हैं, ठीक है। और एक होता है एक्शन को रिसीव करने वाला, यानी जो काम भी डूअर के द्वारा किया जाता है उसका जो प्रभाव पड़ता है, जो इम्पैक्ट पड़ता है, और जो उसे रिसीव करता है उसे हम कहते हैं रिसीवर, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं, रिसीवर कहते हैं। बात को यहाँ पर ध्यान से समझना, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप देखो, अगर यहाँ पर हम लिखते हैं, अगर यहाँ पर हम लिखते हैं राम किल्ड रावण, ठीक है, राम किल्ड रावण। तो यहाँ पर देखो वर्ब हमारा क्या, एक्शन क्या है, ये किल करना, और यहाँ पर जो हमारा क्या है, ये राम क्या है, इस एक्शन का डूअर है। राम क्या है, इस एक्शन का डूअर है, ठीक है। अच्छा इस एक्शन का डूअर कौन है, यहाँ पर काम क्या हो रहा है, मारने का। तो मारने का काम किसने किया, मारने का काम राम ने किया। तो जो काम को किया उसे हम सब्जेक्ट नहीं कहते, जो काम को किया उसे हम डूअर कहते हैं। और भाई मरा कौन, यानी इस एक्शन का इम्पैक्ट किस पे पड़ा, ये रावण पे पड़ा, ठीक है, ये रावण पे पड़ा। तो रावण हमारा क्या है, यहाँ पर ये रिसीवर है, ठीक है, ये क्या है, रिसीवर है। बात आपको समझ में आई। तो कंसेप्ट से अगर समझे तो राम यहाँ पर डूअर है और रावण यहाँ पर रिसीवर है। और सेंटेंस का स्ट्रक्चर से समझे तो राम यहाँ पर क्या है, डूअर के साथ साथ सब्जेक्ट है, और रावण यहाँ पर क्या है, रिसीवर के साथ साथ ऑब्जेक्ट है। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले वर्ब का डूअर और वर्ब के रिसीवर के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, तभी आप समझ पाएंगे एक्टिव वॉइस क्या होता है और पैसिव वॉइस क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर देखो, अगर आप दोनों सेंटेंस का मीनिंग देखोगे ना, तो दोनों सेंटेंस का मीनिंग आपको सेम लगेगा। देखो ग्राहम बेल इन्वेंटेड द फोन। फ़ोन को किसने इन्वेंट किया, ग्राहम बेल ने। और यहाँ पर जब हम सेंटेंस को देखेंगे तो द फोन वाज इन्वेंटेड बाय ग्राहम बेल। तो देखो यहाँ पर इस पहला वाले सेंटेंस का जो हमारा मीनिंग है, इसका मतलब है ग्राहम बेल ने फ़ोन का आविष्कार किया, और यहाँ पर है फ़ोन का आविष्कार ग्राहम बेल के द्वारा किया गया। तो यहाँ पर देखो अब थोड़ा सा एक बात यहाँ पर नोटिस करने वाला है कि भाई जब दोनों ही सेंटेंस का मीनिंग सेम है तो फिर हम क्यों एक ही सेंटेंस को दो तरीके से लिखें, एक ही बात को दो तरीके से कहें, एक बार एक्टिव वॉइस में, एक बार पैसिव वॉइस में। क्या कभी भी आपके मन में ऐसा ख्याल आता है कि हम भाई एक्टिव में भी वही मीनिंग होता है, पैसिव में भी वही मीनिंग होता है, तो भी हम सेंटेंस को दो तरीके से क्यों लिखते हैं, ठीक है। तो देखो मैं आपको बताता हूँ। चलो सबसे पहले आप मुझे अपने 3 दोस्तों के नाम बताओ। जैसे मान के चलो आपने अपने 3 दोस्तों के नाम बताया, जिसमें आपने पहला नाम बताया राहुल का, ठीक है, दूसरा नाम आपने बताया रोहित का, और तीसरा नाम आपने बताया मोहन का, ठीक है। तो ये आपके 3 फ्रेंड हैं, राहुल, रोहित और मोहन। तो एक बात मुझे बताओ, जब मैंने आपसे पूछा कि आप अपने 3 दोस्तों का नाम बताओ, तो आप सबसे पहले फर्स्ट नंबर में आपने राहुल का नाम क्यों लिया, ठीक है, सेकंड में आपने रोहित का नाम लिया, थर्ड में आपने नाम लिया मोहन का। तो देखो जहाँ पर आपने राहुल का नाम फर्स्ट में लिया, आप उसके जगह पे रोहित का नाम भी फर्स्ट में ले सकते थे, आप उसके जगह पे फर्स्ट में मोहन का भी नाम ले सकते थे। आपने जब अपने दोस्तों के नाम बताए तो आपने लिस्ट में सबसे पहले राहुल को ही क्यों रखा। तो यहाँ पर देखो आप कहोगे सर इट्स ऑल अबाउट इम्पॉर्टेंस। हम सर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंस देते हैं किसको, राहुल को देते हैं, ठीक है। हम राहुल को सबसे ज़्यादा वैल्यू देते हैं, इसीलिए हम उसको क्या करते हैं, हम उसे फर्स्ट में रखते हैं, ठीक है। बाकी के जो मेरे मित्र हैं वो क्या सेकेंडरी है मेरे लिए। तो यहाँ से आप समझ सकते हो, यहाँ से बहुत ही सिंपल तरीके से समझ सकते हो कि हम किसी भी सेंटेंस को एक्टिव वॉइस में कब लिखते हैं, पैसिव वॉइस में कब लिखते हैं, क्यों ऐसा होता है कि हमें कभी सेंटेंस को एक्टिव में लिखना पड़ता है, कभी हमें सेंटेंस को पैसिव में लिखना पड़ता है। तो यहाँ भी सेम चीज़ वही है जो अभी आपने अपने फ्रेंड के बारे में बताया कि आपने सबसे पहले राहुल को फर्स्ट में रखा। सिंपल सी बात है। देखो अगर हम सेंटेंस को फिर से यहाँ पर ध्यान से देखें तो यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट है ना, ये क्या है, सब्जेक्ट हमारा क्या है, ग्राहम बेल है, ठीक है। और यहाँ जो पैसिव वॉइस में जो हमारा सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है ये क्या है, ये है द फोन है।
तो ध्यान देना कि हम जिसको भी वैल्यू देना चाहते हैं, जिसको भी हम इम्पोर्टेंस देना चाहते हैं, हम उसे कहाँ रखते हैं, हम उसे सब्जेक्ट के जगह पर रखते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि सब्जेक्ट के जगह पे वही आता है जो चर्चा का विषय बनता है। तो देखो यहाँ पर सेंटेंस का मीनिंग है कि ग्राहम बेल ने फ़ोन इन्वेंट किया, ग्राहम बेल ने फ़ोन का आविष्कार किया। और यहाँ अगला जो हमारा पैसिव सेंटेंस यहाँ पर है कि फ़ोन का आविष्कार ग्राहम बेल के द्वारा किया गया। तो यानी कि यहाँ से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या इन्वेंट हुआ इससे हमें मतलब नहीं है, यहाँ पर इन्वेंट करने वाला कौन है इससे मतलब है। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो हमारा है ना कि इन्वेंट किसने किया इससे मतलब नहीं है, यहाँ पर इन्वेंट क्या हुआ मतलब इससे है। बात है कि मतलब तो भाई हम यहाँ पर फ़ोन से भी रखेंगे, ग्राहम बेल से भी यहाँ रखेंगे, लेकिन हमने फर्स्ट में किसको रखा, हमने एक्टिव वॉइस में फर्स्ट में ग्राहम बेल को रखा, ग्राहम यानी कि जो कि एक्शन का डूअर है। और हमने पैसिव वॉइस में फर्स्ट में सब्जेक्ट के जगह पे किसको रखा, पैसिव वॉइस में हमने सब्जेक्ट के जगह पे रिसीवर को रखा। बात आपको समझ में आ रही है? तो सिंपल सी बात है कि हम वैल्यू किसको देना चाहते हैं। अगर हम डूअर को वैल्यू देना चाहेंगे तो हम सेंटेंस को एक्टिव वॉइस में बनाएंगे, ठीक है। अगर हम वैल्यू देना चाहेंगे किसको, अगर हम वैल्यू देना चाहेंगे रिसीवर को, तो हम सेंटेंस को किस में बनाएंगे, हम सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बनाएंगे। तो बहुत ही सिंपल है, आप इसे यहाँ से समझ सकते हो कि कब हमारा ये चीज़ होता है कि हम सेंटेंस को एक्टिव में लिखते हैं और सेंटेंस को पैसिव में लिखते हैं। यहाँ पर ध्यान देना, सिंपल सी बात है, एक्टिव सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे और पैसिव सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे। ध्यान देना कि अगर हमारा सब्जेक्ट जो है, सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो वर्ब का डूअर है, वो वर्ब का डूअर है, तो सेंटेंस हमारा क्या है, एक्टिव वॉइस में। और अगर जो हमारा सेंटेंस में अगर जो सब्जेक्ट है ये क्या है, रिसीवर है, ये किसका रिसीवर, वर्ब का रिसीवर है, तो सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस में। सिंपल सी बात है। यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर जैसे हमने एक सेंटेंस लिखा, रावण वाज किल्ड बाय राम, ठीक है। तो यहाँ सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है, रावण है। तो रावण बताओ कि रावण यहाँ पर क्या है, डूअर, एक रिसीवर है, जो काम को करता है उसे हम डूअर कहते हैं, और काम का इम्पैक्ट जिस पे पड़ता है हम उसे रिसीवर कहते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि काम क्या, किल करना है, और ये किल करने का काम कौन किया, राम किया, रावण नहीं किया। तो रावण क्या हो गया, रिसीवर हो गया। तो इसका मतलब है कि ये जो सेंटेंस है ये हमारा क्या है, ये सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस में। बात समझ में आ रही है? ये सेंटेंस हमारा क्या है, पैसिव वॉइस में। अगर इसी सेंटेंस का हमें एक्टिव वॉइस लिखना हो तो एक्टिव वॉइस इसका क्या होगा, इसका होगा एक्टिव वॉइस राम किल्ड रावण। बात समझ में आ रही है आपको? तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है कि मरा कौन उसका इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है, मरा कौन इसका इंपॉर्टेंस नहीं, मारा कौन उसका इंपॉर्टेंस है। तो यहाँ पर जो काम हो रहा है मारने का, और ये काम किसने किया, राम ने किया। तो राम यहाँ पर क्या है, राम यहाँ पर सेंटेंस में क्या, सब्जेक्ट के जगह पे क्या है, डूअर है। और अगर ये डूअर है तो हम कह सकते हैं कि ये जो सेंटेंस हमारा, ये जो कंप्लीट सेंटेंस है ना, ये हमारा क्या, एक्टिव वॉइस में। मैं ऐसा करता हूँ कि आपको बात समझ में आ रही है, ठीक है। चलो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो यहाँ पर देखो, चूँकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो वॉइस जो हमारा है, ये जो चैप्टर हमारा वॉइस का, ये चैप्टर आता है ये चैप्टर आता है वर्ब के पार्ट्स ऑफ स्पीच में आता है, ठीक है। ये चैप्टर हमारा वर्ब के पार्ट्स ऑफ स्पीच में आता है। तो वर्ब के पार्ट्स ऑफ स्पीच में जब ये आता है तो हमें वर्ब के फॉर्म के बारे में ध्यान रखना होगा। सिंपल सी बात है, अगर आपने टेंस को सही से पढ़ा, इससे पहले मैंने टेंस का वीडियो बनाया, हालांकि उसमें एक दो वीडियो और भी बाकी है जिसमें मैं आपको एडवांस टेंस पढ़ाऊँ और अभी कुछ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवाने हैं। अगर आपने टेंस देखो यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ कि जो मैंने टेंस पढ़ाया वो लगभग 80% टेंस कंप्लीट हो चुका था, और उसमें जो भी मुझे बेसिक कंसेप्ट बताने थे, जो भी रूल और नियम था, जो कि बेसिक रूल था, वो मैंने आपको बता चुका है, ठीक है। तो अगर आप टेंस का वीडियो बढ़िया से अभी तक सारे वीडियो को देख लिए हैं तो आपको वॉइस को समझने में कभी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि वर्ब के कुछ चीज़ें हमने यहाँ पर टेंस में डिस्कस कर ली हैं, ठीक है। फिर भी मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि किसी भी वर्ब का जो है ना 5 फॉर्म होता है, V1, V2, V3, V4, V5, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे डू V1 के फॉर्म है, डू का हमारा सेकंड फॉर्म क्या है, डिड है, डू का थर्ड फॉर्म क्या है, डन है, डू का फोर्थ फॉर्म क्या है, डूइंग है। किसी का भी देखो फोर्थ फॉर्म बहुत आसान है। कैसे आसान है, अगर आपको किसी भी वर्ब के अंत में ING लगा हुआ मिल जाए तो इसका मतलब है कि क्या है, ये हमारा V4 है। और डज क्या है, V5 है। तो V5 को भी पहचानना बहुत आसान है,
कैसे पहचानोगे आप? अगर वर्ब के अंत में आपको एस या ई एस लगा हुआ मिल जाए तो ये क्या V5 है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको लिस्ट दे रखा हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप सभी वर्ब के पांचों फॉर्म को ध्यान से देखिए। वैसे तो बहुत सारे वर्ब होते हैं, लेकिन ये सारे वर्ब बहुत ज़्यादा बार यूज़ होगा एक्टिव और पैसिव के सेंटेंस में। इवन टेंस में भी इन सारे वर्ब का इंपॉर्टेंस था, तो इन सारे वर्ब के 5 फॉर्म के बारे में आपका जानकारी बहुत ज़रूरी था, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं, अगले स्लाइड में बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा कि फिर से मैं टेंस के बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि एक्टिव और पैसिव वॉइस में टेंस का लेना देना है। एक्टिव और पैसिव वॉइस को वही बच्चा ठीक से समझ पाएगा जो टेंस को बढ़िया से पढ़ा है। तो देखो, प्रेजेंट टेंस बताने के लिए क्या चाहिए होता है? प्रेजेंट टेंस बताने के लिए V1 और V5। जब कभी भी हम V1 और V5 लेते हैं तो सेंटेंस हमारा क्या होता है? प्रेजेंट में होता है। बात समझ में आ रही है? और जब हम V2 लेते हैं, वर्ब का सेकेंड फॉर्म लेते हैं, तो सेंटेंस हमारा क्या होता है? पास्ट में होता है। और जब हम शैल या विल के साथ V1 लेते हैं तो हमारा सेंटेंस क्या होता है? फ्यूचर में होता है। बात समझ में आ रही? आई होप कि यहाँ भी आपको समझ में आया। अब देखो, अब जो हमारा आगे है, अब यहाँ पर भी आपको नोटिस करना है, थोड़ा सा ध्यान से दिल लगा कर देखना है। यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ पैसिव वॉइस के जो सबसे मुख्य बिंदु है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, और यहीं से आपका एक्टिव और पैसिव के क्वेश्चन सॉल्व होगा, इसलिए बहुत ध्यान से समझिएगा। तो कभी भी सेंटेंस को आप एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करते हो, पैसिव से एक्टिव में कन्वर्ट करते हो, तो सबसे पहला जो आपका ध्यान है वो कहाँ होना चाहिए? पहला पॉइंट पे, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट चेंज देयर प्लेसेस, ठीक है। तो जब हम सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, पैसिव से एक्टिव में कन्वर्ट करते हैं, तो जो हमारा ये सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है, जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बन जाता है। यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या करते हैं? आपस में अपने अपने स्थान को बदल लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर सेंटेंस में देखो, यहाँ एग्जाम्पल में ध्यान देना, AR का मतलब वो एक्टिव रूल, आप इसे एक्टिव वॉइस के रूप में भी समझ सकते हैं। तो मोहन हेल्प सोहन, तो मोहन यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट है, और सोहन हमारा क्या? ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। हेल्प्स क्या है? वर्ब है। तो ये सेंटेंस हमारा क्या? एक्टिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस में क्यों है? क्योंकि मोहन जो हमारा क्या? ये वर्ब का डूअर है। अब इसे जब हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे, तो पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए देखो क्या हो गया, जो सोहन हमारा क्या है, अभी एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट है, ये क्या हो गया? पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन गया। देखो, PR का मतलब पैसिव रूल, आप इसे पैसिव वॉइस से भी समझ सकते हो। और यहाँ पर इज हेल्प्ड हमारा क्या? वर्ब है, और जो मोहन यहाँ पर एक्टिव में हम देख रहे हैं कि ये सब्जेक्ट है, ये क्या बन गया? ये ऑब्जेक्ट बन गया। तो सबसे पहला काम है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करना, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करना। और देखो यहाँ पर जो सेकंड पॉइंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आप दूसरे पॉइंट को भूल जाओ चलेगा, इस पॉइंट को अगर भूलोगे तो समझो कि आपका बहुत सारा नुकसान होने वाला है। आप एक्टिव पैसिव को ध्यान से नहीं समझ पाओगे, ठीक से नहीं समझ पाओगे। तो ध्यान देना, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, B प्लस वर्ब 3 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस सिंपल सी बात है, अगर हमने यहाँ पर टेंस को पढ़ लिया तो एक्टिव वॉइस को बहुत अच्छे से समझ लिया। यहाँ पर जो हमारा मेन ध्यान होगा ये पैसिव पे होगा, ठीक है। हम यहाँ पर पैसिव के फॉर्मेशन के बारे में जान रहे हैं। तो देखो, B प्लस वर्ब 3 जो है ना, ये एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव में चेंज करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जो B प्लस वर्ब 3 ये मुख्य रूप से किसके लिए इंपॉर्टेंट है? पैसिव वॉइस के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपको किसी सेंटेंस में अगर आपको B प्लस वर्ब 3 नहीं दिखाई दिया, इसका मतलब है कि वो सेंटेंस जो है ना वो पैसिव में नहीं है। पैसिव में सेंटेंस को होने के लिए हर हाल में वहाँ पर हमें किसी न किसी रूप में B प्लस वर्ब 3 दिखाई देना चाहिए। तो आप इसके माध्यम से भी समझ सकते हो कि सेंटेंस पैसिव है कि नहीं है। अगर आपको किसी भी सेंटेंस को ये आइडेंटिफाई करना है कि गिवन सेंटेंस पैसिव वॉइस में है कि नहीं है, तो आप सिंपल सा एक तो तरीका मैंने आपको बताया कि अगर सब्जेक्ट के जगह पे रिसीवर होगा, जैसे देखो सोहन यहाँ पर क्या है? रिसीवर है, तो वो सेंटेंस हमारा क्या होगा? पैसिव होगा। और दूसरा तरीका है कि अगर सेंटेंस में आपको B प्लस वर्ब 3 दिखाई दे, तो सेंटेंस जो होगा ना वो हर हाल में होगा पैसिव वॉइस में होगा, पैसिव वॉइस में होगा, ठीक है। तो इसलिए B प्लस वर्ब 3 को हम पैसिव वॉइस के आत्मा कहते हैं, ठीक है। एक बात यहाँ पर आप और ध्यान दीजिएगा, ये जो B है ना, आपको हमेशा B के फॉर्म में नहीं दिखाई देगा। ये B आपको इज के फॉर्म में दिखाई दे सकता है, यही B आपको M के फॉर्म में दिखाई दे सकता है, यही B आपको R के फॉर्म में मिल सकता है, यही B आपको वाज के फॉर्म में मिल सकता है, ठीक है। यही B आपको वर के फॉर्म में मिल सकता है, ठीक है। यही B आपको बीन के फॉर्म में भी देखने को मिल सकता है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये सभी क्या? ये सभी इज, एम, आर, वाज, वर, बीन, ये सभी किससे बना है? ये B से बना है।
ज़रूरत के हिसाब से यानी टेंस के अकॉर्डिंग ये बी अपना फॉर्म चेंज करते रहेगा, लेकिन सभी किसका जात वही है, ये सभी जात वही है बी का। और इसके साथ अगर V3 अगर दिखाई दे तो सेंटेंस पक्का हमारा सेंटेंस जो है ना ये 100% सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस में होगा। बात आपको समझ में आ रही है। अगला पॉइंट ध्यान से देखो, अगला पॉइंट में क्या है, जो बीइंग आप देख रहे हो बी में ING लगा है, ये हम सभी सेंटेंस में यूज़ करते हैं जो कि कंटिन्यूअस का हो। बीइंग इज यूज्ड इन ऑल द सेंटेंसेज ऑफ कंटिन्यूअस, ठीक है। कंटिन्यूअस सेंटेंस हम किसे कहते हैं, वैसा एक्टिव वाला सेंटेंस जिसमें हमें ईजेमार के साथ वॉज वर्ब के साथ ING दिखाई दे, वो सेंटेंस हमारा कंटिन्यूअस में होता है, जिसमें कोई काम होने, कोई काम जारी का सेंस दे, यानी कोई काम अभी गोइंग होने चल रहा है। जैसे अगर हम बोलते हैं राम इज प्लेइंग, ठीक है, राम इज प्लेइंग क्रिकेट, राम इज प्लेइंग क्रिकेट। तो यहाँ पर ध्यान देना कि ये जो सेंटेंस हमारा ना ये एक्टिव वॉइस में है और क्या है, कंटिन्यूअस में, क्योंकि यहाँ पर हमें मेन वर्ब के रूप में दिखाई दिया ING के रूप में। तो अगर हम इसी सेंटेंस को पैसिव में कन्वर्ट करेंगे ना, तो इस ING के बदले में हम क्या करेंगे, इस ING के बदले में हम बीइंग लगाएंगे, जिसके बारे में यहाँ 3rd नंबर पॉइंट में लिखा गया, मेंशन किया गया, ठीक है। अगला पॉइंट ध्यान से समझना कि अगर सेंटेंस आपका परफेक्ट में, सेंटेंस अगर आपका परफेक्ट में है तो हम क्या करेंगे कि परफेक्ट का, अगर हम परफेक्ट सेंटेंस का पैसिव बना रहे हैं तो हम उसमें बीन लगाएंगे। क्या लगाएंगे बाबू, बीन लगाएंगे। तो जैसे यहाँ पर ध्यान देना, परफेक्ट सेंटेंस हम किसे कहते हैं, सिंपल सी बात है, टेंस आपने पढ़ा तो आपको पता होगा, जिसमें हैव, हैज़ या हैड रहे। जैसे हमने लिखा राम हैज़ प्लेड क्रिकेट, राम हैज़ प्लेड क्रिकेट। तो यहाँ पर जो हैज़ प्लस वर्ब 3 दिखाई दिया ना, सेंटेंस क्या है, पैसिव है। अगर किसी सेंटेंस में हैव, हैज़ या हैज़ के साथ हमें V3 दिखाई दे तो वो सेंटेंस हर हाल में क्या होता है, परफेक्ट में होता है। और अगर इस परफेक्ट सेंटेंस को अगर हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बीन जरूर लगाएंगे। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आगे आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो यही सारे जो पॉइंट है ना आपके लिए ब्रह्मास्त्र के रूप में काम करेगा। आप तभी सेकंड्स में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। 3 पॉइंट्स को आप बहुत ही ध्यान से समझना। एक देखो यहाँ पर जो आखिरी पॉइंट नंबर 5 है, ये क्या, ओनली ट्रांजिटिव वर्ब्स है पैसिव वॉइस। तो केवल हम ट्रांजिटिव वर्ब्स के पैसिव वॉइस बनाते हैं, ठीक है, इन ट्रांजिटिव का नहीं। अब भाई एक चक्कर आ गया कि भाई हम ट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं, इन ट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ ट्रांजिटिव और इन ट्रांजिटिव क्या होता है। देखो ट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब को हम हिंदी में कहते हैं सकर्मक क्रिया। ट्रांजिटिव वर्ब को हम कहते हैं हिंदी में सकर्मक क्रिया। और एक होता है इन ट्रांजिटिव वर्ब, और इन ट्रांजिटिव वर्ब को हम कहते हैं अकर्मक क्रिया। क्या कहते हैं, अकर्मक क्रिया। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ट्रांजिटिव वर्ब हम किसे कहते हैं, दैट टेक ऑब्जेक्ट्स आफ्टर देम। वैसा वर्ब जो अपने बाद ऑब्जेक्ट ले सकता है, यानी कि अपना जो एक्शन है ना वो आगे पास ओवर कर सकता है, ठीक है, उसे हम कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। सिंपल सी बात है कि कभी कभी क्या होता है, कोई जो वर्ब होता है ना वो अपने बाद ऑब्जेक्ट ले पाता है, और कभी कभी कोई वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं ले पाता है। तो जो वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्ट ले पाएगा उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, जो वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं ले पाएगा उसे हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। तो जैसे यहाँ पर देखना, यहाँ पर शी सब्जेक्ट है, राइट्स क्या है, वर्ब है, और यहाँ पर लेटर क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर देखो राइट अपने बाद ऑब्जेक्ट ले पाया, इसीलिए देखो क्या है, राइट क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है, सकर्मक क्रिया। अब अगला आप सेंटेंस देखो, आप यहाँ पर अगला सेंटेंस देखोगे तो आपको देखो यहाँ पर क्या दिखाई देगा, यहाँ पर ध्यान देना आप, यहाँ पर आपको दिखाई देगा क्या, देखो तो यहाँ पर जो है शी डाइड, शी क्या है, सब्जेक्ट है, और डाइड हमारा वर्ब है। देखो यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं लगा हुआ, क्या ऑब्जेक्ट लगा पाओगे आप, यहाँ पर आपसे ऑब्जेक्ट यहाँ पर नहीं लग पाएगा। आप लगा के कोशिश कर लो, यहाँ पर ये सेंटेंस हमारा इतनी तक कंप्लीट हो गया, शी डाइड ये यहाँ तक कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमें ऑब्जेक्ट देने का जरूरत नहीं है, ठीक है। ये डाइड अपने बाद ऑब्जेक्ट लेगा ही नहीं, और अगर ऑब्जेक्ट लेगा तो अपने साथ एक प्रीपोजिशन जरूर लेगा, लेकिन तब वो वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं कहलाएगा, तब वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहलाएगा। तो सी यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है, डाइड वर्ब है, और कैसा वर्ब है, डाइड इंट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। इस तरीके से और भी वर्ब का एग्जाम्पल है, जैसे लाफ हो गया, लाफ भी क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। रन क्या है, रन इंट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। गो क्या है, गो इंट्रांजिटिव वर्ब है। कम क्या है, कम इंट्रांजिटिव वर्ब है। बहुत सारे इंट्रांजिटिव वर्ब है। स्लीप क्या है, स्लीप भी क्या इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो इंट्रांजिटिव वर्ब वैसे वर्ब को हम कहते हैं जो अपनी बात क्या करता है, ऑब्जेक्ट नहीं लेता है, ठीक है। बात आपको समझ में आ रही है। तो केवल जो वॉइस है ना, पैसिव वॉइस, ये जो है ये ट्रांजिटिव का बनेगा, इंट्रांजिटिव का नहीं बनेगा। इंट्रांजिटिव का पैसिव
इनट्रांजिटिव का पैसिव क्या होता है, नहीं होता है, और ट्रांजिटिव का पैसिव 100% होता है। अब यहाँ पर अब सवाल करोगे सर इंट्रांजिटिव का पैसिव क्यों नहीं होगा, तो हम जानते हैं कि इनट्रांजिटिव, देखो पैसिव वॉइस में जो हमारा सब्जेक्ट होता है ना, ये रिसीवर होता है, ठीक है, रिसीवर होता है, और रिसीवर वही बनता है जो एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर ध्यान से हम समझें कि यहाँ पर हमें यहाँ पर जो है ना इनट्रांजिटिव वर्ब में हमें ऑब्जेक्ट मिलेगा नहीं, तो हम कैसे चेंज करेंगे। जैसे एक पहला पॉइंट मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट बिकम्स द ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट बिकम्स द सब्जेक्ट। तो जब हमें ऑब्जेक्ट मिलेगा नहीं तो पैसिव वॉइस में हम सब्जेक्ट किससे बनाएंगे, इसीलिए यहाँ पर इनट्रांजिटिव का पैसिव नहीं बनता है। बात समझ में आ रही है आपको। चलो यहाँ पर अगला हम प्रोनाउन के केस के बारे में बात करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो यहाँ पर देखो प्रोनाउन के चैप्टर में भी मैंने आपको बताया कि केस क्या होता है, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजिटिव केस। यहाँ पर फिलहाल हम दो केस के बारे में बात करेंगे, एक तो सब्जेक्टिव केस जो कि सब्जेक्ट के जगह पे आता है, और एक ऑब्जेक्टिव केस जो कि ऑब्जेक्ट के जगह पे आता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो आई हमारा है ना, ये किस केस में, ये सब्जेक्टिव केस में। इसे अगर हम ऑब्जेक्ट में इसे अगर हम ऑब्जेक्ट के जगह पे ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये मी बन जाएगा। वी क्या बन जाएगा, वी क्या बन जाएगा, ये हमारा अस हो जाएगा। यू क्या हो जाएगा, यू ही रहेगा, चेंज नहीं करेगा। ही क्या हो जाएगा, ही जो है ये हिम में बदल जाएगा। शी क्या हो जाएगा, शी जो है ये हर में बदल जाएगा। इट है, इट चेंज नहीं होगा, यू की तरह ही सेम रहेगा। और जो दे है ना, ये देम हो जाएगा, ठीक है। और अगर यहाँ पर कोई नाउन आ जाए, जैसे देखो अगर नाउन में अगर यहाँ पर राम आ गया सब्जेक्टिव के जगह पे, तो ऑब्जेक्टिव के जगह पे भी राम ही होगा, ये श्याम नहीं हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। नाउन सब्जेक्टिव के केस में भी और ऑब्जेक्टिव के केस में भी सेम रहता है, फॉर्म चेंज नहीं होता। फॉर्म किसका चेंज होता है, प्रोनाउन का। अब आप कहोगे सर कि इस वाले पॉइंट को आप क्यों बता रहे हो, तो देखो मैं क्यों बता रहा हूँ, आप यहाँ पर ध्यान समझना। जैसे अगर मैंने यहाँ पर लिखा आई हेल्प हिम, आई हेल्प हिम, तो आई यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है, हेल्प क्या है, वर्ब है, और हिम क्या ऑब्जेक्ट है। अब ये सेंटेंस हमारा क्या है, ये एक्टिव वॉइस में। इसे अगर पैसिव में चेंज करेंगे तो जो ऑब्जेक्ट है इसे हम सब्जेक्ट बनाएंगे, और जो सब्जेक्ट है इसे हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो हिम को जब हम ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट के जगह पे लिखेंगे तो क्या ये अभी भी हिम लिखाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट के जगह पे है तो हिम का सब्जेक्टिव क्या होता है, ही होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ही लिखेंगे। ही इज़ हेल्प्ड बाई, और जो यहाँ पर आई सब्जेक्टिव है यहाँ पर क्या बन जाएगा, मी बन जाएगा। तो इसलिए मैं इस पॉइंट को बता रहा हूँ, केस वाला पॉइंट को बता रहा हूँ, क्योंकि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव के रूप में चेंज करते समय इसका फॉर्म भी चेंज होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये सेंटेंस के स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। तो सेंटेंस के 3 बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। एक तो है असर्टिव सेंटेंस, एक है सिंपल इंटेरोगेटिव, और एक है क्वेश्चन वर्ड इंटेरोगेटिव। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं असर्टिव सेंटेंस से। असर्टिव सेंटेंस किसे कहते हैं, देखो असर्टिव सेंटेंस से सिर्फ हमें क्या पता चलता है, किसी स्टेटमेंट के बारे में पता चलता है। जिससे हमें किसी स्टेटमेंट के बारे में पता चलता है उसे असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। और असर्टिव सेंटेंस का खास बात होता है कि इसका अंत जो होता है ना, ये फुल स्टॉप से होता है। किससे होता है, ये फुल स्टॉप से होता है। तो असर्टिव सेंटेंस के लिए जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, असर्टिव सेंटेंस ऑलवेज बिगिंस विद द सब्जेक्ट एंड एंड्स इन फुल स्टॉप। असर्टिव सेंटेंस जो है ना सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है, ठीक है। इसके बाद वर्ब आ सकता है, ऑब्जेक्ट आ सकता है, और इसका अंत जो होता है ये ऑलवेज फुल स्टॉप से होता है। तो ये खासियत है असर्टिव सेंटेंस का। और असर्टिव सेंटेंस से हमें किसी स्टेटमेंट के बारे में पता चलता है। स्टेटमेंट नेगेटिव भी हो सकता है, स्टेटमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है। जैसे अगर हम बोलेंगे राम रीड्स बुक, तो ये क्या है, ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। राम डज नॉट रीड बुक, तो ये क्या है, ये नेगेटिव स्टेटमेंट है। अब आते हैं इंटेरोगेटिव, सिंपल इंटेरोगेटिव। सिंपल इंटेरोगेटिव को हम यस नो इंटेरोगेटिव भी कहते हैं। हम इसे यस नो इंटेरोगेटिव क्यों कहते हैं, क्योंकि जब मैं सिंपल इंटेरोगेटिव से सवाल करूंगा तो इसका आंसर जो आएगा ये यस या नो में आएगा। जैसे अगर मैं बोलूँगा क्या आप पढ़ते हैं, तो आप जवाब क्या दोगे, यस या नो में। अगर पढ़ते होगे तो बोलोगे हाँ, नहीं पढ़ते होगे तो बोलोगे ना। तो इसका जवाब यस नो में आता है। और सिंपल इंटेरोगेटिव का खास पहचान ये है कि ये ऑलवेज स्टार्ट्स विद हेल्पिंग वर्ब। ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब पे जगह पे भी मॉडल हेल्पिंग आ सकता है, यानी कैन कुड भी आ सकता है, शैल विल भी आ सकता है। और उसके बाद सब्जेक्ट। सिंपल सी बात है, बीच में क्या आ रहा है उस पर हम ज़्यादा ध्यान न देंगे। ये स्टार्ट होगा हेल्पिंग वर्ब से और अंत किससे होगा, क्वेश्चन मार्क से। ये पहचान किसका है, ये पहचान जो है ना ये सिंपल इंटेरोगेटिव का है। अब देखो एक जो हमारा आखिरी इंटेरोगेटिव है ये क्वेश्चन वर्ड इंटेरोगेटिव। क्वेश्चन वर्ड इंटेरोगेटिव का ये स्टार्ट होगा, क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा। क्वेश्चन वर्ड कहने का मतलब जैसे कि व्हाट हो गया, ठीक है, वाई हो गया,
वेयर हो गया, बहुत सारे क्वेश्चन वर्ड है, ठीक है। तो इससे स्टार्ट होगा और इसका भी अंत किससे होगा, फुल स्टॉप से होगा, सॉरी यहाँ पर किससे होगा, क्वेश्चन मार्क से होगा। किससे होगा, क्वेश्चन मार्क से। क्यों क्वेश्चन मार्क से होगा, क्योंकि ये क्या है, इंटरोगेटिव है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो हमारा है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। और ये पॉइंट आपको ऑप्शन को एलिमिनेट करने में बहुत हेल्प करेगा, ऑप्शन को छांटने में, क्वेश्चन को सेकंड्स में सॉल्व करने के लिए ये जो हमारा ना ये सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है। ध्यान देना, एक्टिव वॉइस में अगर मेन वर्ब V1 या V5 के रूप में होगा, एक्टिव वॉइस में मेन वर्ब V1 या V5 के रूप में होगा, तो हम क्या करेंगे, इसे जब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे ना, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या करेंगे, इज मार लेंगे। अगर हमें एक्टिव वॉइस में मेन वर्ब में हमें सिर्फ V1 या V5 दिखाई दिया, तो पैसिव वॉइस में V1 V5 के लिए हेल्पिंग वर्ब जो लेंगे, यानी जो बी जो होगा ना, ये बी क्या हो जाएगा, इज एम आर में चेंज हो जाएगा, और इसके साथ क्या होगा, मेन वर्ब क्या हो जाएगा, V3 हो जाएगा। तो जो मेन वर्ब है ये V3 के रूप में हो जाएगा, और बाकी जो ये V1 V5 का फॉर्म था, ये क्या बन गया, ये इज एम आर बन गया। बात समझ में आ रही है। यहाँ पर और ध्यान दो, देखो जो V2 होगा, अगर V2 होगा तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वाज वेयर लेंगे, और फिर क्या करेंगे, इसके साथ V3 जोड़ेंगे। देखो मैं एक्टिव से पैसिव के बारे में बता रहा हूँ। और अगर डू डज होगा तो डू डज भी किसका फॉर्म है जी, V1 V5 का है, तो इसका मतलब यहाँ भी हम इज एम आर लेंगे और साथ में V3 लिखेंगे। अगर डिड होगा तो डिड किसका फॉर्म है, V2 का है, इसका मतलब यहाँ भी हम वाज वेयर लेंगे, और इसके साथ पैसिव के लिए क्या करेंगे हम, इसके लिए क्या करेंगे, पैसिव के लिए V3 लिखेंगे। और देखो अगर ऑलरेडी अगर आप कहोगे सर कि पहले ही से इज एम आर मिल रहा है, तो पहले से भी आपको इज एम आर मिल सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि सेंटेंस जब कंटिन्यूअस होगा तो पहले से इज एम आर मिलेगा। तो इज एम आर को आपको इज एम आर ही रहने देना, और साथ में आपको V3 आपको लिखना ही है, ठीक है, क्योंकि पैसिव वॉइस के लिए बी प्लस वर्ब 3 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। वाजवेयर को भी वाजवेयर में रहने देना है, और V3 तो आपको लिखना ही है। हैवेज को हैवेज में ही रहने देना है, इसका ग्रुप ध्यान रखना, इसके जो ग्रुप है ना, ग्रुप में देखो क्या आ रहा है, यहाँ पर इस ग्रुप में आ रहा है इज एम आर, यहाँ पर देखो वाज, इस ग्रुप में आ रहा है वाज और वर। अगर वाज है तो दूसरा ग्रुप में क्या होगा, वर होगा, अगर वर है तो दूसरा ग्रुप में क्या होगा, वाज होगा। उसी प्रकार से अगर हैव है तो दूसरा ग्रुप में क्या होगा, हैज़ होगा, ठीक है। और हैड का कोई ग्रुप नहीं, हैड अकेले है, तो अगर हैड रहेगा तो इसको हैड में ही लिखेंगे, ठीक है। और अगर मॉडल हेल्पिंग वर्ब मिल जाए, मॉडल हेल्पिंग वर्ब का मतलब है कि कैन, ठीक है, कुड, शैल, ठीक है, शैल, विल, शुड, ये सब क्या मॉडल है। तो मॉडल क्या होता है, मॉडल एक्टिव में रहे या पैसिव में रहे, ये चेंज नहीं होता, रिमेन्स द सेम, ठीक है, ये चेंज नहीं होता, सेम फॉर्म में रहता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये सारे पॉइंट्स एक्टिव और पैसिव वॉइस के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से हम कह सकते हैं कि अगर हम बेसिक एक्टिव और पैसिव वॉइस की बात करें, तो यहाँ पर 100% जो हमारा कंसेप्ट है ये क्लियर हो चुका है, ठीक है। अगर हम इसमें कुछ एडवांस क्वेश्चन भी डाल दें, तो हम कह सकते हैं कि अभी तक हमारा 70% कंप्लीट हुआ है, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो बहुत ही छोटे छोटे एग्जामिनेशन होते हैं, ठीक है, जो बहुत हाई लेवल के एग्जामिनेशन नहीं होते हैं, उसमें आपको बहुत बेसिक से एक्टिव और पैसिव वॉइस के क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। यानी मैंने आपको अभी तक जितना भी कंसेप्ट बताया, इन कंसेप्ट से आपका 100% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा।